घर में मैं और मेरी ससुर ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काला स्याही का निशान होता था। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया। कुछ ही देर में मेरे ससुर आए और मुझे समझकर नौकरानी के साथ पिछले 20 दिन से रोज मेरे पेट पर एक काला निशान नजर आ रहा था। ये कुछ स्याही जैसा दिख रहा था और इस निशान में मैं बहुत परेशान हो गई थी। कोई था जो रोज रात में इस निशान मेरे पेट पर लगाता था। मैं जब भी नहाती तो ये निशान हल्का हो जाता था और दोबारा रात को फिर से उसी जगह ये निशान मुझे दिखता था। पहली बार जब मैंने ये निशान तो मुझे लगा तो ये शायद कुछ अलग गया होगा, लेकिन जब अब तो ये निशान रोज मेरे पेट पर मुझे नजर आने लगा था। मैं शक करती थी तो किस पर, क्योंकि घर में मेरे अलावा बस दो ही लोग थे, एक मेरे ससुर जी और दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी ही उम्र की थी। बात यह है कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को वापस विदेश जाना पड़ा, क्योंकि वो बड़े वहीं जॉब करते थे। मेरे सास ससुर में मेरी ससुर जी थे। सास की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति ईशान अपने माता पिता इकलौते बेटे थे जिनकी जॉब दूसरे शहर में करते थे। मेरा पति अक्सर मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीजा लगवा कर तुम्हें भी मैं अपने पास ही बुला लूंगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी, मन ही नहीं लगता था घर में। वो तो अच्छा था कि घर में एक नौकरानी थी जो दिन रात रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर जी ही अकेले थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाए, इसलिए मेरी शादी से कुछ दिन ही एक नौकरानी को दिन रात के लिए मेरे पति ने रख दिया था। पूरे घर का काम करवा करती थी और रात में मेरे सास होती जाती थी। वो भी जवान लड़की ही थी। पहले तो मेरे ससुर जी का ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर। मेरे ससुर ने जो थोड़े अलग तरह के इंसान थे, खाना खाने से पहले 15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे। फिर भी उन्हें शक होता था कि पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। पूरी तसल्ली करने के बाद ही खाना खाते थे। हमेशा टीवी देखते रहते हैं मुझसे, ज्यादा बात भी नहीं करते थे। बस जब भी काम होता तो बुला लेते थे, नहीं तो कभी आवाज नहीं देते थे। मैं पूरी दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। ईशान से अभी भी मेरी हर 2-3 दिन बाद होती रहती थी। मैं हर बार अपना वीजा के बारे में जरूर पूछती, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब भी नौकरानी से अपने ससुर जी के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती थी। कहती थी दीदी आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बाबा मुझको कभी बैठकर चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कहीं झाड़ू लगवाते हैं, कभी कहीं। उसकी बातें सुनकर मैं तो हंसने लगी। कहती नहीं दीदी मुझे सच में उनसे डर लगता है, उनकी नजरें अच्छी नहीं है। क्या आपको पता है कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी में कमरे में नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो भट्टादार का काम कर लेना। मुझे इसकी ये बात बहुत अजीब सी लगी तो मैंने यह कहकर टाल दी कि बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल क्या होगा। वो कहती जाने दो दीदी, मैंने तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नजरें अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। मैं ये बोलते हुए वो किचन में चली गई और मैं भी अपने कामों में लग गई, क्योंकि अब जो मेरे साथ हो रहा था वो कुछ अजीबोगरीब था। आखिर कौन था जो रोज रात में काला रंग मेरे पेट पर लगाता और मुझे महसूस भी नहीं होता। रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। वो काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगा कर सोती थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अब तक उठी ही नहीं ये देखने के लिए कि कौन करता है, लेकिन फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। पूरा दिन घर के कामों की वजह से इतना थक जाती थी कि पूरी रात मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन तो मेरे होश उड़ गए जब मैंने अपने ससुर जी को उंगली से किसी खाली कागज पर कुछ लाइनें खींचते हुए देखा। तो मैं उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जब उनकी मुझ पर नजर पड़ी तो पहले तो घबरा गई और मुझे देखते ही वो गुस्से में बोले तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी या तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजे का पूछकर इजाजत देते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे से बात किया था। मेरा तो रंग काफी उड़ गया था और मैं वापस पलट कर और सीधे अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरे दिल को धड़कने का यह आलम था कि जैसे सीने में दिल निकल कर बाहर ही आ जाएगा। मेरा पेट का निशान अब तो मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वो निशान मेरे ससुर जी ने लगाए हैं? दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो मेरे पापा की जगह है, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन हकीकत थी कि मेरे पेट पर जिस तरीके की स्याही का निशान होता था
मेरे ससुर भी उसी उंगली में स्याही को कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में से निकल कर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो खड़े ही अपना आराम से बर्तन धो रही थी, उससे बहुत करीब थे। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। उसका मतलब भी नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर पूरी तरह घबरा गए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने में मेरी आवाज़ पर वो रानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर से वहाँ होने से बेखबर थी। अजीब नजरों से हम दोनों को देख रहे थे। वो मैंने नौकरानी को नजरअंदाज किया और ससुर के किचन में आने की वजह पूछने लगी तो वो कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, उसके हाथ गंदे हैं। वो परेशान सी हो गई, कहने लगी साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने सबक पहले हाथ धोए थे, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाए थे। मेरे ससुर तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए। उसने कहने कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं, क्या तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो? या तो मैंने देख लिया था, वरना न जाने तुम कब से गंदे बर्तनों से ही खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि या आपसे चले जाए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूंगी, लेकिन वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। कहने लगे तुम्हारी ये नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूं। मेरा बेटा परदेश में न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पे पैसे भेजता है और यह लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धोगी, मुझे खाना दोगी। उस पर चिल्लाते हुए आगे निकल गए। लड़की तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यह काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है जो यह साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से में से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप कराया। मैं ससुर जी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। मुझे यह हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर काली स्याही के निशान आता कहाँ से, एक नौकरानी के कमरे में हो। वो कैसे मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ सकते हैं? मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद धो लूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राजी करके किचन से बाहर निकाला। तभी लॉन में मेरे ससुर जी मेरे पति से फोन कर बहस कर रहे थे। वो नौकरानी को घर से निकाल दे, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि ईशा को इस साफ कर दूंगी। मैं नौकरानी को मैं कभी नहीं निकालूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने में हक नहीं थी। मैंने ईशा से भी कह दिया कि अगर नौकरानी चली गई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। पापा को बर्तनों से तकलीफ है तो खुद धो दूंगी। मेरे पति ने अपना पापा को न जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब वह बहस नहीं कर रहे थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगी कि आज के बाद मुझे यह नौकरानी के मेरे कमरे में नजर न आए। आज के बाद मैं कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। यह सुनकर मैंने सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी सब गुस्से में है, 2-4 दिन काम कर दूंगी, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में पूछ कर गई ताकि उनके कमरे की सफाई, तो फिर से काली स्याही की सफेद कागज पर लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से वो सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर खड़े हो गए। मैंने कहा पापा मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे कि हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वहाँ बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझ पर नजर नहीं हटाई थी और अगर वो यूं ही देखते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपना चेहरा पर आने वाले पसीना पोंछ रही थी, साथ ही साथ कालीन पर झाड़ू भी लगा रही थी। मेरे ससुर से कुर्सी पे उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। इस तरह धीरे से बात करना मुझे तो हैरत हो रही थी। वो तो हमेशा रोज आवाज में ही बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं यह कह रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी, वो भी घबरा से गए और फौरन वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल को हालत तो ऐसी थी कि धड़कना चलना ही भूल गया था। मुझे तो अब अपने ससुर के कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन से मैं परेशान थी।
रही बात रात को जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछाने लगी। मैंने कहा, रीना जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर जी के बारे में कहती हो मुझे भी वह सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे यह भी बात बता दी कि रोज मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता है। यह बात सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी मुझे तो उनके ससुर पर पहले ही शक था। मुझे तो लगता है कि वह आप पर कुछ गलत भी करते थे। मेरे गांव में भी एक ससुर ने गलत करके अपनी बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखते ही रहते थे और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती तो वो अब आपको देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के लिए चक्कर में है, इसलिए वो बिना वजह मेरे हर काम के नुक्स निकालते हैं। मेरी जी तो यह सब सुनकर घबराने लगा। मैं अपना सारा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर निशान भी नहीं होता था। जब वो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को जरूर मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आते, शायद कोई गलत काम भी करते, लेकिन ऐसा कोई मुमकिन था। जब मैंने कमरा बंद करना शुरू किया मेरे ससुर मेरे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कुछ दिन के बाद मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे, तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं यह कुछ चुरा कर भाग ना जाए। मुझे तो अपने ससुर की बात पर भरोसा नहीं था। मैंने रात को ईशान से कह दिया कि वो मेरी वीजा का जल्द ही से जल्द बंदोबस्त करे, मुझे इनके पास जाना है। वो बात मुझे ईशान ने बताई। या सुनकर तो मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि पापा ने मुझे तुम्हारा वीजा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है। कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं यह सुनकर रोने लगी कि मैंने कहा, ईशान मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो आप वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी, लेकिन ईशान अपनी मजबूरी बताने लगे। 1 साल के बाद उन्हें पैसा मिलने वाला है, अगर अभी आ गए तो नुकसान हो जाएगा। मुझे अपनी होने लगी थी, न जाने क्या चाहते थे। मैं तो अब सांस भी नहीं ले सकती थी। अब तो उन्होंने हमारे सारे काम मुझसे करने शुरू कर दिए थे। जिस दौर से मैं गुजर रही थी वो ही मैं जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझसे बुलाने लगे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा मचा देते। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं ईशान से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनकी रोज रोज की बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताएं मुझसे क्या काम है? मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाहिए सबको समय पर देती हूँ, इसके अलावा और क्या जिम्मेदारी है? वह कहने लगी कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बात ही नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। या मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात ही मैं बैठकर उनके साथ बातें करूं। भला मैं उनसे क्या बातें करती थी, उन्हें खुद ही सोचना चाहिए। ना ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते। कोई दोस्त घर आए, गांव में भी उनकी सख्त आवाज के चच्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते हैं। इस बार मैंने उनकी बात को ये साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत लगानी है, शौक से लगा दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होते के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखे तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में भड़क गए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले, अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वही खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। भला अब कोई साहब की पत्नी थोड़ी है जो घंटों उनसे बातें करती रहे। मुझे नौकरानी की बात सही लगी, मेरा भला चाहती थी। अब मुझे लगा अच्छा ही है वो मुझसे नाराज हो गए, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ तो मैं बहुत डर गई। सुबह मेरे पेट पर काले रंग का निशान फिर से लगा था। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है, रात भर मुझे होश नहीं था कि कहाँ सो रही हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था, साहब ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे, यह खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन न जाने वह आते ही मुझे होश ही नहीं रहा और यह सोचने लगी कि इतने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था, मुझे क्यों याद नहीं आता, और फिर क्यों मेरे पेट पर यह निशान लिखे होते हैं। अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले
बता चुकी थी। वो मेरी मदद करने को भी तैयार थी, पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। जब रात के 2 बजे मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही बेड के करीब पहुंचे तो मैंने लाइट ऑन कर दी। मेरे ससुर उसी टाइम पीछे हट गए, मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। उसी समय 2 आदमी घुस आए और मुझे और मेरे ससुर जी को रस्सियों से बांध दिया। मेरे हाथ पीछे बांधे हुए थे। मेरी आंखों से तो बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर जी बैठे थे, उन्हें रस्सियों से बंधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े हुए थे, मेरी अलमारी से सारा सोना निकाल रहे थे। वो नौकरानी उसके साथ खड़ी थी, सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो तो कब का हर चीज के साथ साफ कर चुकी होती, तब जब मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर उसने मेरे मन को मेरे ससुर के बारे में शक डाला था। मेरे पेट पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससुर में से मेरे खिलाफ बात करती थी कि उनकी बहू अच्छी नहीं है, उनके समय देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। वो अच्छी तरह जानती कि मेरे ससुर कुछ वहमी है, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाला हाथों से बर्तन धोती चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझे रहे और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा ही नहीं खाई थी। वो मुझे और मेरे ससुर को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी, इसलिए उसने रात को मेरे ससुर से कहा कि वो अपनी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलने जाती है। अगर यकीन ना हो तो आज रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे ससुर रात में कमरे में आए तो बेड पर पास आकर यही देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वहां वापस जाने लगे तो दरवाजे पर खड़े मर्द थे, जिनके हाथ में तेल झाड़ चाकू। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों बहू और ससुर को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। अचानक से हुआ ये कि उसी रात ईशान वापस आ गए। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचे, घर का गेट खुला था। वो वहां घबरा से गए और अंदर आए तो मर्दों की आवाज सुनकर समझ गए कि वो चोर घुस कर आए हैं। उन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस घर पहुंच गई और हम बार बच गए। मैं दूसरे शहर जाने की सख्ती से मना कर दिया कि हम कम पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर के दिन रात अपने घर नहीं रखेंगे। वह घर के भेदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। शादी के 5 साल गुजर गए। अब 2 मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। नौकरानी के लिए मेरा पति कह भी दे तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ।